क्वेश्चन नंबर 32। आज शायद थोड़ा क्लियरिटी में हल्का सा इफेक्ट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, द फंक्शन ऑफ आयरन। विजिबल होगा क्योंकि साइज खूब बड़ा है। जो आयरन है इसका क्या फंक्शन होता है, हम धीरे धीरे देखते हैं हमें कितना पता है कितना नहीं पता। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे शरीर में बोन्स और टीथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना भाई, तू दूध वगैरह पिएगा तेरी हड्डी मजबूत होगी। हमारे जो फॉर्मेशन है बोन का टीथ का किस पे डिपेंड करता है, हमारे कैल्शियम पे डिपेंड करता है। कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, यही हमारे दूध के मतलब सॉरी बोन्स के लिए और टीथ के लिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। सबको पता है बोन्स और टीथ का रिलेशन कैल्शियम से सीधा सीधा है। कंट्रोल एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स। जो हमारी नर्व सेल है उनकी एक्साइटेबिलिटी मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं, जैसे दुनिया भर के हुए, जिंक हुए, मैग्नीशियम हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें, पोटेशियम हुए, ये और भी काम करते हैं, परमेबिलिटी का भी काम करते हैं। ये अगले है परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, ये हमारे शरीर में पोटेशियम सोडियम इनका मेन काम है। इन तीनों के काम तुम्हें पता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे अलग 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 टिश्यू तक ले जाने का ये काम किसका होता है, हमें पता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किससे होता है, हमारे हीमोग्लोबिन से होता है, ब्लड से होता है ना। ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, सब टिश्यू के अंदर जाता है। ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हमें पता है। हीमोग्लोबिन ही एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। जहाँ भी एच हीम आ जाए, हीम, वही हमारा आयरन से रिलेटेड होता है। जो ये हीमोग्लोबिन है, एक चीज और, जो एक हीमोग्लोबिन है, ये कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेके जा सकता है अपने साथ। O2, 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 ये एक हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है इतने। ये जो एक हीमोग्लोबिन है अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेके जा सकता है। ये हम कह सकते हैं, ये हमें दिख रहा है 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ये हम कह सकते हैं एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 8 ऑक्सीजन एटम कैरी कर सकता है। इसका मतलब क्या है, आयरन का क्या होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में होता है। और एक चीज और, जब हम कहते हैं कि हमने सुना है मतलब कि जब हम कहीं ऊंचाई वाली पहाड़ों पे जाते हैं तो स्किन लाल हो जाती है बिल्कुल। हमारी जो ब्लड है उसके अंदर जो रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जब हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, ये जनरल अवेयरनेस में भी काम आ सकता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन तो है ही, साथ में हमारे इसके भी काम का है, फालतू बात नहीं है। जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, ऑक्सीजन के लेवल में कमी आती रहती है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो वहाँ अब तो ये अगर कोई ग्राउंड पे है जहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन है, उसे 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इजीली मिल पा रहे हैं। लेकिन जैसे वो ऊपर जाएगा, अब ऐसे थोड़ी ना कि एक टैक्सी स्टैंड है, ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा लंग्स, यहाँ पे ब्लड आके टैक्सी आके खड़ी होगी, जब तक 8 के 8 एटम नहीं आएंगे तब तक आगे चलेगी नहीं। ये ब्लड तो रेगुलर ऐसे फ्लो करता रहता है। ये आया, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ होते ही आया, ऑक्सीजन लिया, चला गया। तो अब यहाँ ऑक्सीजन पहले ही एटमोसफेयर में कम है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन पहले से कम मात्रा में होगा। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं सिर्फ ऑक्सीजन छाट के नहीं लेते, हमारी नाक के अंदर फिल्टर नहीं लग रहा कि हम ऑक्सीजन लेंगे और नाइट्रोजन को भगा देंगे। सारी गैसेस होती हैं, इन सब गैसेस के अंदर ऑक्सीजन के 8 एटम चाहिए होते हैं इसे। लेकिन जैसे आया एल्टीट्यूड पे, ऑक्सीजन के 8 एटम है नहीं, इसके हाथ सिर्फ 2 ही एटम लगे, मतलब चार, 2 मॉलिक्यूल लगे, 4 एटम लगे। ये वेट थोड़ी ना करेगा कि बाकी के जब 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे तब चलूंगा, ये तो तुरंत फ्लो हो जाएगा आगे को। तो जैसे हम एल्टीट्यूड पे गए, वहाँ ऑक्सीजन मिलना कम हो गया, तो ऑक्सीजन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने नंबर बढ़ा देता है ब्लड के अंदर। मान लो पहले इस पूरे रूट पे, ये रूट है हमारा, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, हार्ट के अंदर गया, हार्ट से सभी सेल में गया। मैं एक बार मिटो देता हूँ, आंसर सबको पता लग गया। मैं इसके एक बार डायग्राम थोड़ा सही सा बना देता हूँ।
मेरी रिक्वेस्ट है सब एक बार समझने की कोशिश करना। ये समझ गए जिन्हें आता है उन्हें तो आता ही है सब कुछ, जिन्हें इन्हें कंफ्यूजन है उन्हें समझ गए, एक फीलिंग आएगी कि हाँ हम सेटिस्फाई हो गए। देखो ये हमारा हर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट में सबसे मेन काम इसका है। ये हमारी पूरी बॉडी के टिश्यू है, हमने पूरी बॉडी के टिश्यू मान लिए। एक जगह है हमारी पूरी बॉडी में टिश्यू है, हमने इसे मान लिया एक टिश्यू। ये हमारा क्या है, लंग्स। जो ये हर्ट है, यहाँ से इस तरह एक वीन्स इधर एक इधर। जब एचईपी का लेक्चर आएगा मैं डबल सर्कुलेशन अच्छे से समझाऊंगा नाम के साथ। अभी मैं नाम बताऊंगा तो पता लगा ये लेक्चर इसी टॉपिक में निकल गया, तो अभी मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ से हर्ट से क्या है, यहाँ जो हर्ट है इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। हमने मान लिया इस रूट के ऊपर कितनी वो है, हीमोग्लोबिन को हमने मान लिया टैक्सी है, ये एक कार है। इस पूरे रूट पे 5 कार है, 5 कार है। ये यहाँ से टैक्सी या कार इधर आती है, 8 एटम को ऑक्सीजन के लेती है, इसके अंदर वापस लेके जाती है, यहाँ से इन्हें पुश करके पूरी बॉडी के अंदर भेज देता है। ये ऐसे आई, फिर ये वापस आके यहीं आ गई, यहाँ से ये पुश करके ये सब पुश करके इस तरह वापस लंग्स में भेज देता है। ये ऐसे घूमती रहती है। मान लो ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब ये गाड़ी यहाँ आई, इसे लेके जाने थे कितने, 8 ऑक्सीजन के एटम। 5 गाड़ी थी मतलब 40 ऑक्सीजन के एटम से काम चल जाता है इनका। लेकिन अब क्या है, 5 गाड़ी है, इसे कितने ऑक्सीजन के एटम मिले, सिर्फ 4 ही मिले। और 4 ऑक्सीजन के एटम मिले, ये 4 लेके गई, अगली गाड़ी 4 लेके गई, अगली जो अगली कार है वो भी 4 लेके गई, अगली कार भी 4 लेके गई। तो ये जितनी भी गाड़ियां थी या कार थी, ये 4-4 मॉलिक्यूल लेके जा रही है। कार कितनी थी हमारी, 5 थी। तो ये क्या है, ये 20 ऑक्सीजन लेके गई, लेकिन 20 में तो काम नहीं चल रहा था। हमें चाहिए कितने थी, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें कम से कम 40 एटम तो चाहिए थे, और यहाँ काम सिर्फ 20 में आ रहे थे। तो अब हमारे अंदर एकदम से अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, वोमिट होनी स्टार्ट हो जाएगी, सिर घूम जाएगा, नोजिया फीलिंग आएगी। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं बहुत लोगों के प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी बॉडी, उनकी जो हीमोग्लोबिन था वो जितनी ऑक्सीजन एटम लेके जाता था उससे उनका काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो एल्टीट्यूड पर गए ऑक्सीजन की कमी हो गई। लेकिन रिक्वायरमेंट तो वही है, ये थोड़ी ना कि हम जैसे ही गए हमारी हाइट 2 फुट कम हो गई, हम तो उतने लंबे चौड़े हैं तो हमें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वही थी, लेकिन हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। तो क्या करेगा, और ये जो हमारा ब्लड है इसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। पहले 5 थी, अब ये कितनी हो जाएगी, 10। इसकी मात्रा बढ़ गई, मात्रा बढ़ने से हमारा जो ब्लड है और ज़्यादा रेड कलर का हो गया। अब ये जो 10 कार है, गाड़ी है, सब कितने ऑक्सीजन लेके चल रही थी, 4 ऑक्सीजन के एटम लेके चल रही थी। तो ये क्या हो गया, इसे 40 ऑक्सीजन के एटम ईजिली अवेलेबल हो गए। अब इसे कोई दिक्कत नहीं होगी एल्टीट्यूड पे, क्योंकि अब हीमोग्लोबिन मतलब कार की संख्या ज़्यादा हो गई, तो अब कम पैसेंजर भी बैठेंगे तो भी 40 तो मिल ही जाएंगे चक्कर में। तो ये होता है हमारे, जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारा जो रंग है वो ज़्यादा रेडिश कलर की हो जाता है, ज़्यादा लाल की हो जाती है हमारी स्किन। इसलिए होती है क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं हीमोग्लोबिन, जितने हीमोग्लोबिन होता है उससे हमारा काम नहीं चलता, तो हमें हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ानी पड़ती है। जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या इंक्रीज होगी तो जो हमारा स्किन है उसका कलर क्या होगा, रेड होगा, ज़्यादा रेड होगा। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। पूरे शायद 9-10 मिनट इसके अंदर लग गए, लेकिन मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। एवरेज डेली डाइट कंटेन, जो एवरेज डेली डाइट है किसकी, जिंक की बात हो रही है। कितनी होनी चाहिए, मतलब हमें डेली कितना जिंक लेना चाहिए। जिंक के हमें पता फायदे, हमने कोरोना काल में खूब खाया जिंक। किसी ने फूड सप्लीमेंट के तौर पर खाया है, किसी ने मेडिसिन से खा लिया, किसी ने नेचुरल तरीके से खा लिया। ये जिंक हमें 12 से लेके 20 मिलीग्राम तक हो चाहिए होता है। एक हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक तो माइक्रो होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो मैक्रो होते हैं, मैं मैक्रो को MA से लिख रहा हूँ और माइक्रो से MI से। जो मैक्रो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, मेनली प्रोटीन, कार्ब, फैट। इसके अलावा जो तुम्हारा ये बाकी जितने भी होते हैं ना छोटे छोटे, मैग्नीशियम और तुम्हारे जिंक हुआ, और जितने भी छोटे छोटे मटेरियल्स हैं सारे, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं।
मैक्रो में मेनली ये 3 चीज आती है, प्रोटीन, कार्ब, फैट। इनका रेशियो कई बार पूछ लेते हैं, तो इनका रेशियो क्या है, ये हमें रेशियो चाहिए होता है 1, ये मतलब 3:1। हमारा जो रेशियो होता है प्रोटीन कार्ब, अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें 3 ग्राम फैट कार्ब्स लेनी चाहिए, और फैट भी हमें कितना लेना चाहिए, 1 ग्राम। लेकिन जो लोग मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो क्या है, अपने इस रेशियो को चेंज करते हैं, तभी उनकी बॉडी क्या है, मतलब एक इफेक्टिव चेंज शो कर पाती है। जब वो लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन का इंटेक ट्वाइस कर देते हैं, और जो तुम्हारी कार्ब्स है वो भी वो वो क्या करते हैं, प्रोटीन को 2:3:1। और कई बार किसी 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 डाइट में फैट को कट कर देते हैं। कुछ डाइट होती है कीटो डाइट, उसके अंदर फैट को ही बढ़ाते हैं, कार्ब्स खत्म कर देते हैं। ये जितनी भी डाइट है, ये बहुत लंबे समय तक अगर यूज की जाए तो बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। हम सबको केस पता है, जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, स्पिनर थे, शेन वॉर्न था उनका नाम, वो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी स्ट्रिक्ट डाइट थी, वो लिक्विड डाइट पे चल रहे थे, लिक्विड डाइट की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये डाइट हमें बहुत सोच समझ के फॉलो करनी चाहिए। अगर हम कर भी रहे हैं तो प्रॉपर एक न्यूट्रिनिस्ट या कोई डाइटिशियन अच्छा हो, या प्रॉपर डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करके। और मेरा मानना तो है ऐसी डाइट करनी ही नहीं चाहिए। हमें नॉर्मल जो नेचुरल डाइट है, जो हमारी बॉडी इजीली एक्सेप्ट कर ले, जरूरी नहीं हमें ज़्यादा ही प्रोटीन लेना, जितना हमारी बॉडी इजीली एक्सेप्ट कर रही है, जो हमें नेचर से मिल रहा है उससे हमें करना चाहिए। अगर हम बॉडी बिल्डिंग या कुछ ऐसे फिजिक्स की गेम्स में है तो हम प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा सकते हैं। कुछ प्रोटीन्स पाउडर आते हैं, नेचुरल प्रोटीन पाउडर भी होते हैं। बिल्कुल अगर हम फूड सप्लीमेंट से चाहे वहाँ से भी कंटेन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल जाता है। अगर हम 70 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, उस 70 ग्राम प्रोटीन के चक्कर में हमें कार्बोहाइड्रेट कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो इससे भी होता है, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी अपनी, जो प्रैक्टिकली कुछ हद तक पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्होंने आज तक भी कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, और उनकी बॉडी बहुत मतलब सिग्निफिकेंट बॉडी है। जो लोग कई साल से जिम वगैरह कर रहे हैं, ऐसी बॉडी उनकी आज भी है, क्योंकि वो सप्लीमेंट का यूज़ नहीं करते, नेचुरल डाइट लेते हैं और मेहनत करते हैं। मेहनत मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब आर्मी वगैरह की तैयारी भी कर रहे थे, अब तो खैर वो सब जॉब में है और अच्छी अच्छी रैंक पे भी है आर्मी के अंदर। वो बताते हैं कि अब तो लेने लगे वो सप्लीमेंट्स, पहले नहीं लेते थे, पहले भी उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी। ये बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, किसी को समझ आए ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अब पता नहीं मैं बोलते बोलते मेरे मुंह से निकल गई, कोई बात नहीं। चीफ स्टोरेज साइट ऑफ मैग्नीज इन बॉडी, जो मैग्नीज है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अभी मैक्रो माइक्रो बताए थे, मिटो दिया, मैक्रो माइक्रो बताए थे। इसके अंदर क्या है, इसकी स्टोरेज है। चीफ स्टोरेज साइट कौन सी है, चीफ का मतलब मेरे ख्याल से सब समझते होंगे, चीफ मतलब जहाँ इजीली स्टोर हो जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जहाँ स्टोर होता है। मैग्नीज की स्टोरेज साइज क्या होती है, हमारी किडनी होती है, और भी होते हैं, लीवर भी होता है, किडनी हुआ हमारा, लीवर हुआ, नर्वस सिस्टम में भी होता है ये। और बोन्स में भी होता है। और मैग्नीज का ही भाई क्या होता है, मैग्नीशियम, वो भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसकी चीफ स्टोरेज साइज क्या होती है, बोन्स। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम कहाँ होता है, बोन्स में ही होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम पता भी होगा ये सबको। ये मैग्नीशियम का अच्छा लिख रखा है मैंने, ठीक है। इसके अलावा स्टोमक सबको पता है क्या है, मैं क्या बता सकता हूँ इसके अंदर। स्टोमक होता है जे शेप, जो स्टोमक की शेप होती है बॉडी के अंदर, जे शेप होती है। कार्डिक मसल्स का, सॉरी कार्डिक मसल नहीं, इसके जो पार्ट्स होते हैं, कार्डिक, फंडिक, पाइलोइक, 3 पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं, HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है उसे HCl से बचाती है। ये स्टोमक की बेसिक चीज़ है। मोस्टली इसकी शेप पूछ लेता है, स्टोमक शेप क्या होती है, जे शेप। स्टमक की जो शेप होती है वो जे आकार की होती है। मसल्स सबको पता है, एक्टिन मायोसिन से मिलकर बनी होती है।
मसल्स का काम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का होता है। कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है मसल्स के अंदर, इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर। ये मसल्स होती है हमारी बॉडी का मतलब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट तक मसल्स कंटेन करती है। अगला क्या, माइक्रोसाइटिक हाइप्रोक्रोमिक एनीमिया। जहाँ भी एनीमिया आ जाए उसका मतलब ही होता है आयरन डेफिशिएंसी, अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ये हमें पता है Cu कॉपर, अगर कॉपर की एक्सेस मात्रा हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है, विल्सन डिजीज हो जाती है। और अगर कॉपर का यूज़ किया है, अगर कमी हो जाए तो भी तो कुछ होगा। अगर कॉपर की कमी हो जाए तो हमारी ब्लड सेल फॉर्मेशन में कमी आ जाती है। कॉपर का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड सेल को फॉर्म करने का, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का, और हमारी मतलब हमें हेल्दी रखने में भी इसका बहुत यूज़ होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, हमारी ब्लड सेल फॉर्मेशन वीक हो जाएगी, और अगर ये एक्सेस हो गया तो विल्सन डिजीज़ हो जाएगी। विल्सन डिजीज़ क्या है ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ, अब बताऊँगा फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, वैसे ही 15 मिनट हो गए। अगला क्या है, जिंक। जिंक अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। जिंक क्या है, हमारे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, पैनक्रियाटिक एक्टिविटी भी करता है हमारी जिंक, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अभी मैं बता ही रहा था, कोरोना टाइम पे बहुत लोगों ने जिंक लिया होगा। और भी बहुत सारे जिंक के यूज़ होते हैं। CO2 का तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, CO2 सबको पता है, ग्रीन हाउस गैस है। और CO2 की जो वो होती है प्रवृत्ति क्या करती है, उसे लो कर देती है। CO2 क्या बोलते हैं, जब बर्निंग कैंडल होती है उसके अंदर CO2 पास करते हैं, उसे लो कर देती है। ये हीट बढ़ाती है, मतलब जो हमारा जो एटमोसफेयर है उसके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या हो रही है, हीट बढ़ती है। द मेन प्रोटीन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज, जो मेन प्रोटीन है कनेक्टिव टिश्यू का वो क्या है, क्रिएटिन है, कोलेजन है, मायोसिन है, या मेलेनिन है। क्रिएटिन द मेन प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्रिएटिन, कोलेजन, मायोसिन। कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या होगा हमारा, मायोसिन होगा। मायोसिन किसके अंदर होता है, मसल्स के अंदर होता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। मैं भी ऊपर बता के आया था। जो हमारा क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन ये किस लिए यूज होता है, जो हमारा क्रिएटिन प्रोटीन है ये हमारे नेल्स में, हेयर में, ये भी मैंने पहले बता रखा है, नेल्स में, हेयर में, स्किन में। जो हमारा कोलेजन होता है ये सबसे ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। हम क्या कह सकते हैं, सब कोलेजन जो प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हम इसे बोल सकते हैं अबंडेंट प्रोटीन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन होता है। अबंडेंट का मतलब होता है बस फ्री में, थोक के भाव जाता है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब ऐसा भी नहीं कि बस कोलेजन ही कोलेजन है, बहुत सारी चीज़ होती है, मतलब इसकी अच्छी खासी वैल्यू होती है। अगला मेलेनिन, ये तो सबको पता है, नहीं पता होगा तो अभी गर्मी आ चुकी है, अब थोड़े दिन में पता लग जाएगा मेलेनिन क्या होता है। बता देता हूँ फिर भी, मेलेनिन क्या होता है, जो सनलाइट की वजह से हमारी स्किन के अंदर पिगमेंट होता है जो हमारे कलर को डार्क कर देता है, इसी बोलते हैं मेलेनिन पिगमेंट। द शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड इज, जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है राइबोस शुगर। हमें पता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स तो है न्यूक्लिक एसिड के बने हुए, जो डीएनए है, आरएनए है, इसके अंदर भी क्या होती है, राइबोस। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की क्या होती है, सॉरी, आरएनए की क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, हम कुछ ही बोल सकते हैं, मेनली राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। ये डीएनए डीऑक्सी राइबो, और इसकी क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, डीएनए की डीऑक्सी राइबो और आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑक्सी नहीं बोलते। मैं एक चीज बताता हूँ, अब तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, मेरे मुंह से गलत निकलेगा। डीएनए,
डीऑक्सी। ये रहा, विजिबल होगा। अब होगा। जो डीएनए है इसके अंदर देखो एक वर्ड क्या लिखा है, डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब है कि इसके अंदर हम एक ऑक्सीजन का जो एटम है ये हम क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। जो हमारी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये राइबोस शुगर है। डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है हमने 11वीं क्लास के अंदर, पेंटोस शुगर। और ये डीएनए के हमने सारे स्ट्रक्चर देखे हैं। जब हम आरएनए डीएनए के स्ट्रक्चर बनाते हैं, डीएनए आरएनए का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है, बस एक ऑक्सीजन का अंतर होता है। डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी। डी का मतलब हटाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को। राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर से अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दे तो क्या बनता है हमारा, डीएनए। और अगर हम रिमूव नहीं करते तो क्या बनता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो मैं गलत बोल गया था, मैं राइबो ऑक्सी बोल गया था, इसलिए मैंने ये लिख के स्पेशल बताया है। ये एक बहुत छोटी मिस्टेक होती है, हमें पता है, सबको पता है ये बातें, लेकिन कई बार बोलते बोलते मुंह से निकल जाती है। तो मैं दोबारा सॉरी बोलता हूँ, मैंने गलत बोल दिया था। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से इसे समझ लेना। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला पढ़ते हैं, इसे अभी यहाँ कर देते हैं। ग्लूकोज सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक है हमारा क्या, जाइलोज, XYLOS, इसे हम क्या बोल देते हैं, वुड शुगर बोल देते हैं। ये कुड कह रहा है, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे वुडी प्लांट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है माई वुड शुगर। तो हम इसे क्या बोल देते हैं कई बार कि ये तो वुड शुगर है, या वो किसी वुड में पाए जाने वाला जाइलोज मटेरियल है। सुक्रोज, सॉरी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, फ्रूट्स में मिलती है। और सुक्रोज भी लिख लो आप, जब मुंह से निकल गया तो। जो सुक्रोज है, बहुत पूछता है सुक्रोज भी। और इसका ऑप्शन भी फिक्स किया सुक्रोज का, शुगर केन। ये हमारे कहाँ मिलती है, शुगर केन के अंदर। हमें याद रखना है जितने भी फल है उसके अंदर हमारी फ्रक्टोज मिलती है। और ये स्वीटेस्ट शुगर होती है, सबसे ज़्यादा मीठी होती है फल की शुगर। सुक्रोज के अंदर भी शुगर केन होती है। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोस शुगर होती है। और नॉर्मल ग्लूकोज तो हमें पता ही है। विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, ये मैं पहले भी बता चुका। कौन सा मटेरियल है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है, हमने पहले ही पढ़ा था जब मैं ऊपर पढ़ा रहा था मसल। कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से हमारी जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सोडियम का काम हमें पता है, परमिएबिलिटी के लिए होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का यही था। मैग्नीज का हमने काम पढ़ लिया है, और मैग्नीशियम का भी हमने काम पढ़ लिया है। एक ये भी वैसे एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर डिस्कस करें तो 1 घंटा निकल जाएगा इसके अंदर भी। ये क्या है, लाइपोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, जो लाइपोजेनेसिस है इसका फॉर्मेशन या कैसे है, ये क्या है लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस कुछ नहीं होता, फैट्स फ्रॉम सरप्लस ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ग्लूकोज है, सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है और फैट है, इनके फॉर्मेशन से क्या बनता है, हमारा लाइपोजेनेसिस बनता है। लाइपोजेनेसिस क्या होता है, गांठ होती है, ट्यूमर बोल देते हैं, लेकिन वो कैंसर वाला नहीं, नॉर्मल गांठ होती है। मैंने अपनी पिछली किसी और वीडियो में बताया था, ये हमारी कोई बॉडी है, मान लो ये हमारा कोई भी ऑर्गन है बॉडी का, इसके अंदर ये इस तरह ऐसे उभार सा आ जाएगा। ये गांठ, इसे गांठ बोलते हैं। ये जो है ट्यूमर बोल देते हैं, गांठ बोल देते हैं। ये क्या है, ये सबसे पहले तो अगर किसी के भी बॉडी पार्ट्स में ऐसा कुछ है उसे टेस्ट करवा लेना चाहिए। एक वो है जो हमारी लाइपोमा की गांठ है, इसकी एक खास बात होती है, ये अगर हम इजीली से प्रेस करें तो ये अंदर चली जाती है, हाथ हटाएंगे वापस बाहर निकल आएगी। इसे दबाने पर दर्द भी नहीं होता, जब हम इसे हिलाते हैं तो मूव भी करती है अपनी जगह से। ये लाइपोमा की गांठ है।
इसके कैंसर में बदलने के चांस बहुत कम होते हैं, 1% भी नहीं होते। लेकिन हाँ, हमें अगर किसी के भी शरीर में कोई भी गांठ है, उसे रेगुलरली, मतलब ऐसा नहीं डेली देखोगे उसे, मतलब हफ्ते 10 दिन में उसे देखते रहना चाहिए कहीं इसका साइज घट बढ़ तो नहीं रहा कुछ। और लाइपोमा की गांठ ईजिली खत्म भी हो जाती है, बहुत लोगों की नहीं भी होती, ऐसे भी लोग हैं जिनकी गांठ नहीं खत्म होती, जीवन भर चलती है। बस हमें क्या जरूरत है, हम डेली हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, हमें मतलब एक तरह से उसे डायग्नोस करते रहना चाहिए कि कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ नहीं। और अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें और योगा करें तो ये गांठ घुल भी जाती है। कुल मिला के जो इन्हें लाइपोमा की गांठ बोलते हैं। जो लाइपोमा की गांठ है कैसे बनती है, फैट और ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है बॉडी के अंदर, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या बन जाती है, हमारी लाइपोमा की गांठ बन जाती है। मैं तो चाहता हूँ खैर किसी को भी ना हो गांठ, और भगवान करे ना हो किसी को, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं, मतलब इतना कॉमन है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे हो, मैं इतना कॉमन बता रहा हूँ कि आप जितने लोग देख रहे हैं पक्का किसी ना किसी के ये गांठ होगी, क्योंकि ये इतनी कॉमन गांठ है। ये मोस्टली, मतलब मैं अगर अपनी गली में जाऊँ ना ढूंढने, आपको छोड़ो, आप भगवान करे ना कभी हो ना, अगर किसी को हो तो ठीक हो जाए, लेकिन अगर मैं अपनी गली में भी ढूंढने चलूँ, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, तो मुझे कम से कम अपनी गली में भी 3-4 लोग तो मिले जाएंगे जिन्हें कोई ना कोई कहीं ना कहीं गांठ होगी, और लाइपोमा की गांठ होगी, इतनी कॉमन है। अगर किसी को है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसका चेकअप करवा सकते हैं अगर लाइपोमा की गांठ है। बस उसे मॉनिटर करते रहे और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी डाइट लोगे, एक्सरसाइज करोगे और योगा करोगे, ये गांठ खत्म भी होगी। अगर नहीं भी खत्म हुई तो कभी भी ये बढ़ने की नहीं, अगर इन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ये कभी भी कैंसर की गांठ में नहीं बदलने की। सॉरी, और दोबारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया इस पे, तो मैं बहुत लंबा कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है चलो। अगला क्या है, सीरम एसिड फोस्फेट एक्टिविटी इंक्रीज ड्यूरिंग। जो सीरम एसिड फोस्फेट एक्टिविटी है, ये इंक्रीज हो जाती है किस में, देखो अभी कैंसर पैंसर भी चल रहे थे गांठ में, फिर आ गया कार्सिनोमा। ये किस टाइम पे, कार्सिनोमा के टाइम पे, जब सीरम एसिड फोस्फेट एक्टिविटी है ना, ये इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी की, मतलब हमारी बॉडी का सेल डिवीजन वगैरह, और अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ही कैंसर बोलते हैं, ये कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमा का मतलब होता है वो कैंसर जो हमारे किसी भी टिश्यू से, सेल से स्टार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम कार्सिनोमा बोलते हैं। इसी तरह मैं बोल लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। कार्सिनोमा कई बार पेपर में पूछा भी गया अलग अलग एग्जाम में। कैंसर, सबसे पहले तो अगर हमें ये भी पता है ना कार्सिनोमा कैंसर से रिलेटेड है, बस हमारा काम हो गया। कैंसर स्टार्ट फ्रॉम सेल, हमारी किसी सेल से स्टार्ट हो सकता है, टिश्यू से, या ऑर्गन से भी हो सकता है। अब कैंसर खाली कार्सिनोमा ही कैंसर नहीं होता, कैंसर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। और जैसे एक अगला है ल्यूकेमिया, हमें पता है ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। ल्यूकेमिया का मतलब है कि ये हमारी क्या है, ये ब्लड कैंसर है, ये क्या है, हमारा ब्लड कैंसर है। मतलब जितने पार्ट्स हैं उतने अलग अलग नाम होते हैं कैंसर के। वाइट ब्लड सेल कैंसर भी है, स्प्लीन कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है आपका, ब्रेन ट्यूमर तो सबको पता ही है, नॉर्मल कैंसर है, मतलब बहुत सारे वो है इनके। एक क्या हमारा पैनक्रियाइटिस, शायद मैंने पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। जिस भी वर्ड के लास्ट में टी आई एस लग जाए ना, आई टी से लग जाए, आई टी आई एस लग जाए, ओहो ये तो मिट गया। जिस भी वर्ड के लास्ट में तुम्हें आइटिस दिख जाए, समझ लेना आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन से होता है। तो अब हम इतनी सी बात अगर हमें पता है तो हम इजीली बता सकते हैं। पैनक्रियाज लिखा है, पैन सी, पैनक्रियाज इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग, हो गया। अब जैसे ये है पैनक्रियाटिस है, हमने सुना होगा, सबको पता होगा, हम बोलते हैं इसे तो टॉन्सिल निकल गए, टॉन्सिल, इसे टॉन्सिल निकल गए, किसी भी इंसान को चिपका लेता है टिप सी,
टोन्सिल निकलते नहीं है, टोन्सिल सबके होते हैं, हर किसी के गले के अंदर टोन्सिल होता है, लेकिन जो वो हमारे सामने इंसान है जिसे हम कहते हैं इसका टोन्सिल हो गया, उसे टोन्सिल होती नहीं, उसे क्या होता है टोन्सिलाइटिस होता है। टोन्सिलाइटिस मतलब क्या होता है, उसके जो टोन्सिल है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसी क्या बोलते हैं हम टोन्सिलाइटिस बोलते हैं। इसी तरह हमें ब्रोंकाइटिस पता है, हमें नेफ्राइटिस होता है, अभी एक वर्ड और आएगा नेफ्राइटिस है शायद, वो भी आएगा। जहाँ भी आइटिस लग जाए इन्फ्लेमेशन से है। अब आप जब भी कभी किसी भी वर्ड के सामने आइटिस देखोगे तुरंत आपका दिमाग स्वेलिंग पर जाएगा, और आप सर्च करना 99.9% केस में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग से रिलेटेड होगी वो चीज़। ये कीवर्ड्स होते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कीवर्ड्स ही होते हैं। अगर कोई भी इस फील्ड में है उसे ये नॉर्मल चीज़ पता होनी चाहिए, और अगर किसी को पहले से ही पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले ही सरप्लस हो एक स्टेज। हाँ नेक्स्ट का क्या था, ये दिख नहीं रहा। ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस है ये क्या होता है, हमें नहीं पता ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है, हमें जोंडिस तो पता है। जोंडिस क्या होता है, हमारा पीलिया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव होता है मतलब एक इसका एडवांस स्केल होता है जोंडिस का। इसके अंदर क्या होता है, जोंडिस की तो हमें सारी वो पता ही है, जोंडिस पीलिया होता है, बॉडी का कलर पेल हो जाता है, ये सब चीज़ तो हमें पता है। जो हमें नहीं पता कुछ वो हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर ना जो ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिस में फीवर बहुत ज़्यादा आता है, लगभग 100 प्लस लिख देता हूँ मैं, 100+ डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ लेना एफ से फ़ारेनहाइट है, कैपिटल फ़ारेनहाइट ठीक रहेगा। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से इसमें फीवर आता है, इसके साथ पेन होता है, इसके अंदर नॉर्मल में भी होता है, इसके अंदर भी होता है पेन। इसके अलावा स्वेलिंग भी कॉमन ही है, स्वेलिंग होती है। इसके अलावा जो हमारा फीवर हो गया, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, और सबसे मेन वोमिटिंग, विद और विदाउट वोमिटिंग, विद और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को वोमिटिंग आती है किसी को नहीं आती। नोजिया की फीलिंग भी आती है, नोजिया पता होगा, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने इससे पहले कभी नोजिया को बताया नहीं बताया। किसी को फॉरेन वर्ड भी लग सकता है कि पता नहीं अजीब सा वर्ड है, वैसे इस फील्ड में रहने वाले को पता होता है इसका मीनिंग, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। द फीलिंग ऑफ वोमिटिंग इज नोन एज नोजिया, मतलब उल्टी आने की जो एक फीलिंग होती है ना उसी नोजिया बोलते हैं। स्पेलिंग एन कैपिटल कर देता हूँ, पढ़ने में अजीब सी लग रही है, मैं लिख देता हूँ। फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, इसे क्या बोलते हैं, नोजिया। और हाँ मुझे एक बात और पूछनी थी आप सबसे, जो अभी वीडियो का हमारा एवरेज टाइम चल रहा है वो 30 मिनट के आसपास चल रहा है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे यही टाइम रखना चाहिए, या वीडियो का टाइम थोड़ा घटा दूं, या इतने पे ठीक रहेगा। अगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है बढ़ेगा ही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 30 मिनट से तो ज़्यादा ना रखूँ, 5-10 मिनट आगे पीछे चल जाता है। जैसे आज की वीडियो मुझे लग रहा है कम से कम 40 मिनट तक जाएगी। द फर्स्ट अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो फर्स्ट अमीनो एसिड बनता है वो कौन सा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। जब हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, फॉर्मल मिथायोनिन, इसका फॉर्मूला भी होता है UAG, यहाँ से हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये स्टार्ट होती है। स्टॉप कोडोन भी होते हैं हमारे, कोडोन वगैरह अलग चीज़ है, बहुत टॉपिक अलग चला जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्जिनिन, जो भी ब्रदर या सिस्टर जिम वगैरह करते होंगे उन्हें इसका पक्का पता होगा ये क्या होता है आर्जिनिन। आपके जिम में आप भी लेते हो, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम सभी हैं, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ना कभी ख़त्म नहीं होता, तो मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। जॉब भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। जो हम सब स्टूडेंट हैं, जो हम हमारा अभी पढ़ाई से रिलेशन है और हम पढ़ते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना होता जिम के अंदर।
तो हमें आर्जिनिन लेने से बचना चाहिए। क्या करता है, ये देखा होगा जो जिम करते हैं ना, वैसे अपना हाथ फ्लेक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी वीन्स आ जाती है निकल के बाहर। ये क्या करता है, हमारी वीन्स को डायलेट कर देता है थोड़ा बड़ा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो पंप बहुत अच्छा आता है। जब आर्जिनिन लेके वो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इतना बेहतरीन पंप आता है कि अगर आप नॉर्मली 5 kg 10 kg 15 kg का वेट उठा रहे हो, तो इतने अच्छा पंप और तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, तो तुम उस दिन 20-25 किलो 30 kg तक वजन उठा लेते हो आर्जिनिन की वजह से, और जिससे आपकी वीन्स वगैरह बहुत अच्छी निकल के आती है। लेकिन ना तो हमें इसकी नीड है, ना हमें, जब हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हमें लेना भी नहीं चाहिए। नॉर्मल यूरिन इज, जो नॉर्मल यूरिन है वो क्या है, जो मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया था, मतलब बायोकेमिस्ट्री की वीडियो नहीं थी शायद, कोई और से सब्जेक्ट की वीडियो थी, उसके अंदर भी यूरिन का था, वो था सिस्टमिक एसिडिफायर था, जिसमें मैंने बताया था ये एल्कलाइन मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज होता है। शायद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में था ये टॉपिक, वहाँ भी हमने किया था। ये वही पूछा है कि जो नॉर्मल यूरिन है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, हाईली एसिडिक होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है कि स्लाइटली एसिडिक होता है। जिसने वो लेक्चर लिया उसे तो अपना आप याद आ गया होगा, जो हमारा यूरिन होता है क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। सॉरी, अगला ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिल्की टाइप कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, जो यूरिन है इसका मिल्की टाइप कलर होता है, ये किसकी वजह से होता है, मिल्की टाइप कलर हमारा किसकी वजह से होता है, फैटी एसिड की वजह से होता है। जो हमारा यूरिन है इसके कलर से अलग अलग चीज़ों का प्रेजेंस पता लगता है। जो हमारा नॉर्मल यूरिन कलर होता है वो किस कलर का होता है, पेल येलो, येलो या पेल येलो बोल सकते हैं हम। अगर बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ रहा है यूरिन में तो ये किसका होता है, एल्बुमिन की प्रेजेंट होती है उसके अंदर। अगर मिल्की टाइप आ रहा है तो ये किसका होता है, फैटी एसिड का, और सम प्रोटीन का भी होता है। इसी तरह अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग होता है। जो हमारा यूरिन कलर होता है ये किस पे डिपेंड करता है, यूरोक्रोम पे। यूरिन कलर यूरोक्रोम पे डिपेंड करता है, अलग अलग यूरोक्रोम्स होते हैं। मैं लिख देता हूँ यूरिन, ये यूरोक्रोम्स होते हैं, क्या करते हैं, हमारे यूरिन कलर को डिफाइन करते हैं। बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन सुना होंगे, ये दो मटेरियल होते हैं हमारे, इनकी वजह से भी हमारा यूरिन कलर डिपेंड करता है। ये जो ब्लूरुबिन बिलुवर्डिन होते हैं यही यूरोक्रोम्स के कंपोनेंट है। यूरोक्रोम हमारे यूरिन के कलर को डिफाइन करता है, बस इतना बताना है मुझे। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन, अभी पढ़ के आए हैं पूरी रामायण, तो सबसे पहला क्वेश्चन था, लगभग बहुत सारा टाइम खा गया ये हमारा। इस टैक्सी में भी घुमा दिया, गाड़ी में घुमा दिया, पहाड़ पे लेके नीचे भी आ गए, लाल भी हो गए, पीले भी हो गए, ये हमने पढ़ लिया। कुल मिला के बस बात इतनी है। नेफ्राइटिस देखो, यहाँ से हमें क्या पता लगा, नेफ NEPH, ये नेफ्रोन है। नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रोन। आइटिस का मतलब क्या बताया था मैंने, स्वेलिंग। इसका मतलब क्या है, स्वेलिंग इन द नेफ्रॉन्स इज नोन एज नेफ्राइटिस। अब तो इजिली समझ आ गया होगा सबको आइटिस का मतलब। या हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारी किडनी स्वेलिंग को बोल सकते हैं, नेफ्रॉन किडनी में तो होता है, तो किडनी SWE, किडनी स्वेलिंग को बोल देते हैं। और ये पता ही होगा भाई, जो हमारे नेफ्रॉन है किस काम आता है, फिल्ट्रेशन के काम आता है। ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है, मुझे उम्मीद है सबको आता होगा। नेक्स्ट, क्रिएटिनिन लेवल इन यूरिन गेट्स इवेल्युएटेड इन, जो क्रिएटिनाइन लेवल है यूरिन का, ये किसके द्वारा एलिवेटेड होता है, एडिसन डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, नेफ्रिटाइटिस आ गया, और टाइफाइड। ये हमारा एडिसन डिजीज की वजह से होता है। हमें पता है क्रिएटिनाइन क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। जब क्रिएटिन होता है हमारे टिश्यू के अंदर, जो ब्रेक डाउन होता है तो क्रिएटिनाइन निकलता है, जो एक नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। और अगर ये ज़्यादा हो तो ये एडिशन डिजीज में चेंज होता है। सबको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा बताऊंगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, मैंने एक, अब मैं ये भूल जाता हूँ, बहुत सारे
बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो कौन से सब्जेक्ट में बताया था? मैंने दो वर्ड बताए थे, एक हाइपो एक हाइपर। हाइपो का मतलब होता है अगर किसी चीज का सिक्रेशन में कमी का मतलब होता है, हाइपो मतलब कमी। अगर हमारा थायराइड हार्मोन कम निकले तो इसे क्या बोलते हैं हम? हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर क्या है, अगर थायराइड कम निकलेगा तो सबसे पहला मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। इसके अलावा क्या होगा हमारा? मेंटल ग्रोथ, डिस्टर्ब। नेफ्राइटिस क्या होता है हमारा? अभी हमने पता ही लगा लिया। टाइफाइड फीवर क्या होता है हमारा? टाइफाइड फीवर मैं आगे भी बताऊंगा, आगे एक लेक्चर में है ये। फिलहाल टाइफाइड फीवर क्या है? सैल्मोनेला टाइफी होता है, बुखार होता है जिसके अंदर पूरा शरीर दर्द करता है। और टाइफाइड के कारण क्या होता है ये डिटेल में बताऊंगा, वीडियो बड़ी होती जा रही है। टाइफाइड में शायद एचएपी में बताऊंगा, एचएपी की जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर टाइफाइड डिटेल है। ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए इज, जो कोएंजाइम ए है इसके कंपोनेंट का नाम बताना है। कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए इसका होता है पेंटोथेनिक एसिड। जो एक अब हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कोएंजाइम क्या होते हैं। ये हमारे होते हैं ऑर्गेनिक, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं, इसके अलावा ये हमारे विटामिन डेरिवेटिव या विटामिन लाइक डेरिवेटिव होता है। मैं विटामिन डेरिवेटिव बोल देता हूँ। इनके प्रोडक्शन में विटामिन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसका मतलब ये है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये स्पेस रह गया इसके बीच का। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारे विटामिन डेरिवेटिव, विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं। और इन द absence ऑफ in the absence of enzyme they act as a enzyme। in the absence of enzyme they act as enzyme। एंजाइम की absence में एंजाइम की तरह कार्य भी करते हैं। कौन? कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब पता है ना हमें? देखो सिंपल सी वर्ड है, अगर ये बहुत लंबी लाइन सी लग रही हो तो एक सिंपल सी वर्ड है, कभी भूल ही नहीं सकते कोई। वो सुना आपने, एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है, एक एंजाइम होता है, कोएंजाइम होता है। एक पायलट मेन होता है, उसकी हेल्प के लिए को पायलट होता है। बाय चांस हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते, मैं नहीं कहता कि कभी ऐसा हो, लेकिन हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते जो पायलट है मान लो उसे लूज मोशन लग गए तो वो वहां से चला गया, तो अब प्लेन छोड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे, तो को पायलट थोड़ी देर तक संभाल लेगा। या ये तो चलो वैसा एग्जाम्पल हो गया। को पायलट है, एक पायलट को उड़ाते उड़ाते उसे हार्ट अटैक आ गया, तो इमरजेंसी में प्लेन को लैंड करवाने के लिए कोई चाहिए, तो एक को पायलट होता है साथ में उनके, जो लैंडिंग करवा सकता है अगर फर्स्ट पायलट को कुछ हो जाए। वैसे तो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ऐसा नहीं होता कि अगर दोनों मौजूद हैं तो पायलट तो पूरा प्लेन उड़ा रहा है और को पायलट आराम से पैर फैला के मजे ले रहा है। नहीं, काम तो दोनों करते हैं, लेकिन अगर कभी पायलट एब्सेंट हो जाए तो उसकी जगह को पायलट उसका काम कर लेता है। इसी तरह जो एंजाइम है कभी एब्सेंट हो जाए तो को एंजाइम क्या कर लेता है, इसकी इसकी तरह एक्ट कर लेता है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज, टाइम बढ़ता जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। जो ग्लूकोज है, एक दो क्वेश्चन ही बचा, ग्लूकोज की जो नॉर्मल वैल्यू है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होती है? 80 टू 120 mg। जिन्हें भी, जिनके घर में कोई डायबिटिक का पेशेंट होगा उन्हें पता होगा ग्लूकोज का, आज भाई इसका ग्लूकोज 130 पहुंच गया, 180 पहुंच गया, कुछ दवाई खाओ, नीम के पत्ते खाओ, ये खाओ, फलाना खाओ, ढिकाना खाओ। तो ये पता है सबको कि जो ग्लूकोज लेवल है 80 से 120 रहे तो नॉर्मल है, अगर बढ़ जाए तो। इसके तो मुझे से ज़्यादा उपाय आपको वैसे ही बताऊंगा घरेलू। मेडिसिन की फॉर्म में बात करें तो कुछ मेडिसिन होती है जैसे ग्लिमिफ्राइड हो गई हमारी, मेटफॉर्मिन हो गई, ये कुछ इसकी बेसिक्स दवाई है, विल्डाग्लिप्टिन हो गई। ये सब क्या है? हमारी मेडिसिन है जो किसके अंदर यूज होती है? डायबिटीज में। हाइपर लिपिडमिया इज एक्सिस ऑफ, जो सॉरी जो हाइपर लिपिडमिया है, हाइपो हाइपर
फिर बताया हाइपर मतलब ज़्यादा, जो लिपिड की प्रोडक्शन ज़्यादा है वो किस लिए होती है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होगा तो हाइपर लिपिडीमिया इसे बोलते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है ये भी एक तरह के लिपिड होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है सबको पता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीमारी क्या क्या होती है, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं सब किससे रिलेटेड है, हमारी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होती है। अगले क्वेश्चन कोलेस्ट्रॉल का है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक लिपिड होता है। एक वर्ड होगा, अब आ गया लिपिड तो एक वर्ड भी हमें पता होना चाहिए, दो फुल फॉर्म, ज़्यादा नहीं बस दो फुल फॉर्म, LDL और HDL। अजीब से लग रहे हैं स्मॉल में, कैपिटल कर देता हूँ, LDL HDL। जो LDL है इसकी फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसी तरह जो HDL है, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इनका बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हमारी बॉडी के लिए बैड होता है। अगर इसका लेवल बढ़ता जा रहा है तो ये अच्छा नहीं है, इसे बैड लिपिड भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मैं सिंपल बस बैड लिख देता हूँ, बाकी इतने समझदार आप सब हो कि आगे का समझ लोगे। ये बैड होता है। और जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ये एक तरह से गुड होता है, पर ऐसा नहीं कि सारा गुड ही लेके बैठ जाएंगे हम, हमें एक इनका बैलेंस लेके चलना होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बैड होता है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर LDL की मात्रा कम है, HDL की मात्रा उससे ज़्यादा है, तो हम एक अच्छी कंडीशन में। फैटी एसिड सबको पता ही है, फैट है ग्लोब्यूल्स में टूट जाता है छोटे छोटे। एक ये वर्ड है, सबसे पहले तो हमें इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक तो क्या है हमारी FAD, और दूसरी क्या है हमारी ये कैपिटल में नहीं है, FMN। अब हमें इनकी क्या देखनी है, फुल फॉर्म देखनी है। जो FAD है इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेवाइन, FLAVINE, फ्लेवाइन। ए से क्या होता है एडिनाइन, स्पेस दे देता हूँ, ADENINE, फ्लेवाइन एडिनाइन। और डी से क्या हो जाएगा हमारा डाई न्यूक्लियोटाइड, DNUCLEOTIDE। इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें, मे भी हमसे पूछ ले। जो एफ है इसका अगले एफ का भी मतलब क्या होगा, फ्लेवाइन ही होगा। यहाँ ए से एडिनाइन था लेकिन यहाँ एम है, यहाँ एम से कोई मिथेनोइन नहीं है, मोनो है, फ्लेवाइन मोनो। और एन से क्या होगा न्यूक्लियोटाइड। जो हमारा FAD और FMN है ये क्या होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं दोनों। ये कोएंजाइम किसके अंदर मिलते हैं हमें, थायामीन में, राइबोफ्लेविन में, एस्कॉर्बिक एसिड में, किसी में नहीं। तो ये जो हमें मिलते हैं ये हमें मिलते हैं राइबोफ्लेविन में। अब हमारे पास थोड़े से स्पेस चाहिए अब हमें। ये राइबोफ्लेविन आया तो हमें यहाँ से दो तीन चीज़ पता होना चाहिए। एक तो B1 का क्या नाम होता है, थायामीन, THIAMINE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये हमें सबके नाम पता होने चाहिए इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। ये तो दो हमें ऑप्शन में दिख गए, राइबो एक हमारा जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है अगला B3 इंटर B3। ये क्या होता है नियासिन, नियासिन। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना क्योंकि कई बार ना लिखते लिखते स्पेलिंग का पता नहीं लगता मैं क्या लिखता जा रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्या हमारा, एक B5 भी होता है, इसे पेंटाटोनिक बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। B5 पेंट होता है तो पेंटाटोनिक एसिड होता है हमारा क्या B5। और एक होता है हमारा B6, लिखी दूँ फिर
स्पेलिंग देख लेना इसकी, पेंटाथो, पेंटाथोनिक एसिड होता है। मे भी स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ है, मुझे भी लगा स्पेलिंग में कुछ है। स्पेस खत्म। बस एक दो और लिखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखा रहा है, स्पेस भी नहीं है अब। जो हमारा अगला है V1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, B6 इम्पोर्टेंट है। जो हमारा B6 है इसका क्या नाम होता है? पायरिडोक्सिन। एक ये तो सबने यूज ही किया होगा। ओ B7 ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बायोटिन। एक हमारा होता है B9, जो जैसे हमने हॉस्पिटल में जब ट्रेनिंग करी थी तो फोलिक एसिड बहुत जाता था, जो प्रेग्नेंट लेडी थी उन्हें फोलिक एसिड दिया जाता था। ये B9 ही होता है फोलिक एसिड। एक हमारा अब तक का अगर सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ तो ये है B12, इन सब बी में सबसे बड़ा। इसे देखो कोई मिथाइल कोबालामीन भी बोल देता है, कोई साइनो कोबालामीन भी बोल देता है, और इसे कोबालामीन भी बोलते हैं। मिथाइल में मिथाइल ग्रुप लग जाता है, साइनो कोबालामीन भी होता है। ये जो विटामिन B12 है इसकी टैबलेट भी आती है, मीकोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन, साइनो कोबालामीन और कोबालामीन से भी इसकी भी टैबलेट आती है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर नेम है कोबालामीन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नोट्स बना रहा हो तो ये स्पेशली मेंशन करके लिखना और ये याद करना है, क्योंकि ये पेपर में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है इनके। अभी स्पेस नहीं है, मैं बोल देता हूँ विटामिन ए होता है जो, उसका नाम होता है रेटिनोल। उसकी जो कमी है उससे हमें कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जो सबको पता है। एक होती है जीरोप्थैल्मिया, ये पता तो सबको रहती है, एक्स से है, लेकिन इसका नाम नहीं पता रहता अच्छे से। ये क्या है? जीरोप्थैल्मिया। बी हमें पता ही है, सी का मतलब क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी सॉरी, स्कर्वी तो बीमारी का नाम है। विटामिन सी की कमी से बीमारी कौन सी होती है? स्कर्वी। और विटामिन बी, सॉरी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसी तरह विटामिन डी होता है। विटामिन डी के तो शैशे हमने हॉस्पिटल में बहुत देखे होंगे। और विटामिन डी क्या है? कैल्सीफिरोल बोलते हैं इसे। और विटामिन डी की कमी से आप सबको पता है बहुत सारी बीमारी होती है। ओस्टोमलेशिया होती है, रिकेट्स होती है, बोन सॉफ्टनिंग हो जाती है। दुनिया भर की जो बोन से रिलेटेड बीमारी है वो विटामिन डी से होती है। विटामिन ई, जो भी सिस्टर्स देख रही हैं इन्हें उन सबको पता है, कोई बाल में लगाता है, कोई स्किन पे लगाता है। विटामिन ई, ईवियोन, जो बेसिक ईवियोन नाम से आती है मार्केट के अंदर, इसका साइंटिफिक नेम होता है टोकोफिरोल। और इसके जो वो हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप लगाते हो वही इसका क्या है? इसकी कमी के लिए। मतलब ये नहीं कि बीमारी है बहुत भयंकर, अगर इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो मे भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। बायोटिन भी बालों के लिए यूज़ करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। बायोटिन भी किसके लिए यूज़ होता है? बालों के लिए। ये वैसे ही बता दिया, बायोटिन में बालों का काम चल रहा था ना इसलिए। स्किन में विटामिन ई से स्किन बहुत ग्लो करती है, तो स्किन की जो बीमारी है उसके अंदर भी क्या होता है? हमारा विटामिन ई यूज़ होता है। आज की वीडियो इतनी यहाँ तक ही। वीडियो हमारी 50 मिनट प्लस हो चुकी है। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो? अब चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, नहीं करोगे कोई बात नहीं, पढ़ाई पे हमें ध्यान देना है। अगर मुझे किसी को कोई भी सुझाव, मतलब किसी भी भाई बहन को मुझे कुछ सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।